हेलो। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर हम मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही फोकस करेंगे, लाइफ का इसका प्लांट के बारे में। और प्लांट में भी हम एंजियोस्पर्म ले रहे हैं, और एंजियोस्पर्म में हमने कैप्सुला को एक आइडियल प्लांट मान के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा: प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ है। फर्टिलाइजेशन के पहले हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स बनाने के लिए, अच्छा अपना आपको देता है, ये तो देखिए, गैमेट्स बनाने के लिए हमें वहां पर सेक्स ऑर्गन बनाने पड़ेंगे। मेल गैमेट्स के लिए मेल सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा, फीमेल सेक्स गैमेट्स के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंड्रोसियम है, और फीमेल का जो है वो गाइनोसियम है। एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन मिलता है, गाइनोसियम के अंदर कार्पल मिलेगा। पहले हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, अब एंड्रोसियम का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर के अंदर हम गैमेट्स बनाएंगे, फिर गैमेट्स कैसे फीमेल के पास जाते हैं उसकी हम बात करेंगे। पहले हम मेल स्ट्रक्चर की, मेल रिप्रोडक्टिव जो वर्ड है उस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की यूनिट का नाम, एंड्रोसियम की जो यूनिट है, एंड्रोसियम की जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्टेमन। क्या नाम है बेटा? स्टेमन। अगर हम एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें, एक आइडियल स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें, सॉरी, एक आइडियल स्टेमन का स्ट्रक्चर हम देखें, तो हमें वहां पर सबसे ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा एंथर। एंथर दिखाई देगा, ये है जो है, ये है क्या है? एंथर। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, कुछ नहीं बोला जाए तो हमें बाइलोब्ड ही बोलना है। वन और टू लोब। कितने लोब होगा? टू लोब होगा। टू लोब्ड होते हैं, और इससे एक फिलामेंट अटैच होता है। इस फिलामेंट के अंदर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो एंथर को सप्लाई करते हैं वाटर और मिनरल्स फूड की। वेस्कुलर सिस्टम होता है इस फिलामेंट के अंदर। तो ये रहा फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। अब एनसीईआरटी की लाइन क्लियर कर रहे हैं, इस फिलामेंट का ये पार्ट डिस्टल पार्ट है, या डिस्टल एंड बोल दो, क्योंकि निकला कहां से था? ये नीचे की तरफ से, तो ये डिस्टल है, दूर वाला है, फार वाला है। और ये है प्रोक्सिमल। तो फिलामेंट के दो एंड है, प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड। अगर एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो रहता है, ये स्टेमन जो है वो अटैच रहेगा किससे? थैलेमस से। ये थैलेमस से अटैच है। कौन सा एंड अटैच है थैलेमस से? प्रोक्सिमल वाला। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर ये प्रोक्सिमल वाला एंड जो है, ये पेटल से अरेंज हो जाता है, पेटल के साथ अटैच हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटेलस। याद है तुम्हें? सोलेनेसी। कोरोला से एंड्रोसियम फिलामेंट के थ्रू अटैच हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपीपेटेलस कंडीशन। तो जनरली तो थैलेमस से अटैच होता है, लेकिन कुछ फैमिली के अंदर ये जो प्रोक्सिमल हैंड है ये पेटल से भी अटैच हो सकता है। और हम तो ये भी जानते हैं कि लिलेसी के अंदर ये टेपल से भी अटैच हो सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो जनरली बाइलोब्ड होता है, फिलामेंट से अटैच होता है, फिलामेंट के डिस्टल एंड से अटैच होता है एंथर, स्टेमन का पार्ट है। और प्रोक्सिमल जो एंड होता है वह तो थैलेमस से अटैच होता है या पेटल से अटैच होता है। ये पूरा का पूरा जो है ये एक जनरल स्टेमन है। क्लियर है? अब हमें स्टेमन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो मेनली हमें देखना पड़ेगा एंथर का स्ट्रक्चर।
डाउट है? हाँ, बिल्कुल सही। अब हमें देखना पड़ेगा एंकर का स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा? अब देखना धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से समझना बेटा, ये समझने लायक पार्ट है। लगातार 4 लेक्चर समझने लायक पार्ट है, बिल्कुल आराम से सुनना, टाइपिंग कम करना, सुनना ज्यादा। ये एंकर है, एंकर बाइलोब्ड है और इसी के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है और ये दूसरा प्रोक्सिमल एंड है जो पेटल और थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। मेनली यहाँ पर जो पोलन ग्रेन जो बनते हैं, मेनली क्या पोलन ग्रेन जो बनते हैं वो एंकर के बाइलोब्ड में बनते हैं, इसलिए स्टेमन का जो फर्टाइल पार्ट है वो एंकर है। फर्टाइल पार्ट जो एंकर है वो, फर्टाइल पार्ट जो स्टेमन का है वो एंकर है, बाकी तो सिंपल सा फिलामेंट है। क्लियर बताते हैं? अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो हमें इस एंकर का टीएस कट करना पड़ेगा। जब हमने इसका टीएस कट किया तो हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये वाला इतना सा पार्ट टीएस जो कट किया। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये एंकर का है और हमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। ये 1 लोब्ड है, ये 1 लोब्ड है और ये सेकंड लोब्ड है। 1 लोब्ड के अंदर हमें दो स्पेस दिखाई देंगे, एक स्पेस यहां दिखाई देगा और एक स्पेस इधर दिखाई देगा। तो 1 लोब्ड के अंदर दो स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते बेटा? डाइथिकस। क्लियर बेटा? ढंग से सुनना बेटा, लोब्ड दो है और एक लोब्ड के अंदर दो स्पेस है, दो जगह स्पेस है, जिसको आगे जाके हम कुछ और बोलेंगे। तो इसे सुनना, दो लोब्ड है तो बाय लोब्ड है, हर एक लोब्ड के अंदर दो स्पेस है, तो इसको बोलेंगे डाइथिकस। स्पेस के लिए वर्ड आता है थिका। तो डाइथिकस का मतलब ये नहीं कि पूरे एंकर के अंदर सिर्फ दो ही स्पेस है, दो ही थिका है, नहीं, थिका तो 4 है, लेकिन एक लोब्ड के अंदर दो थिका है, इसलिए इसको डाइथिकस बोला है। डाइथिकस का मतलब स्टूडेंट जनरली समझ लेता है कि एंकर के अंदर सिर्फ 4 ही थिका है, नहीं, मतलब 4 थिका है, मतलब ये समझ लेता है कि दो ही थिका है। वापस रिपीट करता हूं, एंकर में है, बाय लोब्ड है, हर लोब्ड के अंदर दो स्पेस है, दो थिका है, तो डाइथिकस बोला है। स्टूडेंट डाइथिकस का मतलब ये समझ लेता है कि पूरे एंकर में सिर्फ दो ही थिका, नहीं, थिका तो 4 है, लेकिन एक लोब्ड में दो है, तो इसलिए इसका बोला है डाइथिकस। क्लियर बताया? ये स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो इस स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल बोला जाता है क्योंकि इसकी कितनी साइड है? 4 साइडेड है, टेट्रागोनल। तो जो एंकर होता है, एंकर का जो टीएस होता है, एंकर का जो टीएस होता है वो टेट्रागोनल हमें 4 साइडेड दिखाई देता है। क्लियर बताया था? अब सुनना, अगर हम यहां पर बात करें एक लोब्ड की, तो एक लोब्ड के अंदर हमें ऐसे दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाती है तो इनको हम बोलने लग जाते हैं पोलन सेक। यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाती है तो इनको हम बोलने लग जाते हैं पोलन सेक। लेकिन जनरली एनसीईआरटी ने माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पोलन सेक बोला है। और पोलन सेक के लिए जनरली हम वर्ड यूज करते हैं थीका। तो ढंग से सुनना, एक लोब्ड के अंदर कितने थीका मिल रहे हैं? 2, इसलिए इसको हमने बोला है डाइथिकस। क्लियर है? और हर लोब्ड के अंदर दो थिकस मिलेंगे, दो थिका मिलेंगे, दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, तो टोटल एक एंकर के अंदर कितने मिलेंगे? 4, इसलिए इसको बुलाया जाता है टेट्रास्पोरेंजियम। तो बाइलोब्ड,
टेट्रास्पोरेंजियम और डाइथिकस, ये तीनों ये नाम हमने बता दिए। क्लियर बेटा? ये हो गया। अब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम को आगे जाके पोलन सेक बोला जाएगा और इन्हीं पोलन सेक के अंदर बनेंगे क्या? इन्हीं पोलन सेक के अंदर, इन्हीं पोलन सेक के अंदर बनेंगे, इन्हीं पोलन सेक के अंदर बनेंगे, इन्हीं पोलन सेक के अंदर क्या बनेंगे बेटा? इन्हीं पोलन सेक के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन। क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को डायरेक्ट हम पोलन ग्रेन नहीं बोलते, स्टार्टिंग में हम इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और इन्हीं माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद उनको हम पोलन ग्रेन्स बोलने लग जाते हैं। क्या एक दो माइक्रोस्पोर बनेंगे? बहुत सारे, तो पोलन ग्रेन भी क्या बनेंगे? बहुत सारे। क्लियर बेटा आंसर? बीच में ये जो फिलामेंट आ रहा है, ये फिलामेंट वाटर की सप्लाई लेके आ रहा है, फूड की सप्लाई लेके आ रहा है या ले जा रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। जब हम इसको कट करेंगे तो इसके बीच में हमें इसका पोर्शन दिखाई देगा फिलामेंट का, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या है? वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर, जो यहां पर फूड और वाटर की सप्लाई लेके आता है। तुम्हें यहां पर अगर इसको यहां पर ऐसे देखोगे, इसको अगर 3D में देखोगे तो साइड से, जैसे 3D में देखो इसको, तो तुम्हें साइड से ऐसे खांच ग्रो दिखाई दे रही है, और ये जो ग्रो दिख रही है ये कैसी है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल है। ये जो खांच है, ये जो ग्रो है, जो ये खांच है या जो ग्रो है, इसी को हम बोलते हैं स्टोमियम। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल है ये, इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रो बोल देते हैं, स्टोमियम बोल देते हैं, और आगे जाके यहां से ये एंटर बस्ट होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? ऑडियो आ रहा है मेरा? ठीक है, ऑल क्लियर है बेटा सब? एक स्टूडेंट बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। ऑल क्लियर है? ठीक है, ऑल क्लियर है बेटा। बेटा तुम्हारा चेक करो कनेक्शन, ये है। तो वापस रिपीट करता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एंटर का, पहले एंटर का हमने टीएस कट किया, हमने एंटर का टीएस कट किया। टीएस कटने करने के बाद हमें 4 साइडेड दिखाई दी, 4 कॉर्नर दिखाई लिए, तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल है और हर लोब के अंदर 2 स्पोरेंजियम है, 2 पोलन सेक बनेंगे, तो इनको डाइथिकस बोला है। और 4 स्पोरेंजिया है पूरे एंतर में, तो इसको टेट्रा स्पोरेंजियम। क्लियर? इतना सामने बताया है। इसको थोड़ा और इलोबरेट करते हैं। ये तो मैच्योर होने की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो ये है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं एंतर का, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। टेट्रागोनल, कनेक्टिव, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसकी एंथर की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर इसके नीचे जो लेयर होती है, इसके नीचे जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं, जो रेड कलर की है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ढंग से बोलिए, क्या बोला हमने? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। लेयर बताना। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है, इसको हमने बोला है मिडिल लेयर। क्लियर? यहां पर हमें मिलता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ढंग से सुनते रहना, पहले टाइपिंग करना बंद। हमने यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू मिलता है, यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके इसी की सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। और इन सेल की कवरिंग करने के लिए यहां पर
लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं बेटा? टैपेटम। और ये बीच की जो लेयर है ये है मिडिल लेयर। ये भी सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है, और ये होती है मिडिल लेयर, 1 2 3 लेयर। बात समझ पा रहे हो? ऐसी स्पोरेंजिया, और बीच में ये जो यहां पर है ये स्पोरेंजिनस टिश्यू है। या स्पोरेंजियम बोल दीजिए या स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दीजिए। और इसी स्पोरेंजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो सेल्स आगे जाके स्पोर बनाती है, तो उन सेल को हम बोलेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। बहुत सारी बनती है, एक नहीं बहुत सारी सेल्स होती है। और इन्हीं सेल को एक और नाम बोल देते हैं कोलन मदर सेल। क्लियर बताना तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या बोल देंगे पोलन मदर सेल, क्योंकि यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके इनमें क्या हो जाएगा, मियोसिस, और क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर। और इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम आगे जाके मैच्योर होने पर बोलने लग जाते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन भी इन्हीं से बन रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। शॉर्ट में नाम बहुत फेमस है, एमएमएस, और एक बोलेंगे पीएमएस। किसी स्टूडेंट का डाउट आया? सर मेगा स्पोर होगा ना? अरे मेगा स्पोर क्यों होगा बेटा, मेल पढ़ रहे हैं हम। कृतिका मेल पढ़ रहे हैं बेटा। यहां तक क्लियर है? तो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करने वाली सबसे अंदर वाली लेयर का नाम टैपेटम है। टैपेटम के बाहर मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के बाहर एंडोथीसियम है, और एंडोथीसियम के बाहर एपिडर्मिस। यहां तक क्लियर है? क्या ये लेयर इधर ही मिलेगी या सब जगह? सब जगह इधर। यहां पर जो खांच या ग्रोथ जो दिखाई दे रहा है इसको नाम है स्ट्रोमियम। यहां से ही डीआइसेंस होता है, डीआइसेंस का मतलब एंकर यहां से ही फटेगा लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर बताया? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। यस, इसको और डिटेल में देख रहे हैं, तो हमने यहां से इसका सेक्शन कट किया। इसको और लार्ज करके देख रहे हैं, तो लार्ज करके देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, तुम भी मेरे साथ डायग्राम बनाओ रहे। देखो मैं डायग्राम बनाऊं तो टाइम लगेगा इसमें। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या एमएमएस, बेटा एमएमएस की, अच्छा माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा बेटा, एमएमसी। ठीक है, क्या लिख दिया, एमएमएस लिख दिया क्या? अरे कुछ भी, इधर देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसी को लार्ज करके देख रहे हैं भाई, साथ के साथ बनाओ। उसी को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन करना इसका काम है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ये रही एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होती है, साथ के साथ डायग्राम बनाओ सब। सिंगल लेयर होती है, इसके नीचे मिलने वाली जो लेयर होती है
एंडोथीसियम। इंपॉर्टेंट लेयर है, क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट लेयर है, क्वेश्चन आता है। एंडोथीसियम जो लेयर होती है वो भी सिंगल लेयर होती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट है यहां पर, सेलुलोज और कैलोस। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है और कैलोस बीटा 13 ग्लूकेन का पॉलीमर है। दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसको, वाटर को, ह्यूमिडिटी को। तो ये लेयर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का मेन फंक्शन है कि जब डीआईसेंस होगा, जब हम डीआईसेंस पढ़ेंगे, एंथर का बस्ट होना और पोलन ग्रेन का बाहर निकलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीहाइसेंस। इसमें मेनली हेल्प करने का काम करेगी कौन, एंडोथीसियम। कौन करेगी, एंडोथीसियम। और ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। अगर इस एंडोथीसियम की एक सेल को मैं बाहर निकालूं, इसकी एक सेल को मैं बाहर निकालूं तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। इसकी ये जो वॉल है, ये रेडियल वॉल है, रेडियल है ऐसे, ये सेंटर है तो ऐसे रेडियल है। ये ट्रांजिशन वॉल है, ये आउटर है, ये इनर है, और जो दो रह गई साइड में वो रेडियल है। कैसी है, रेडियल। तो ट्रांजिशन इनर और ट्रांजिशन आउटर, और ये रही रेडियल। रेडियल वॉल के अंदर सम अमाउंट में कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है। कैलोस, क्या कभी नाम सुना है? क्या जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना कैलोस का? क्या मेरे मुंह से कभी तुमने नाम सुना है? यस, ट्यूब्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और यहां पर डिपोजिशन हो जाए, इधर आ जाओ सब। अब यहां पर डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज के फाइबर्स का, सेलुलोज के अल्फा फाइबर्स, सेलुलोज के अल्फा फाइबर्स, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। तो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन इनर वॉल में भी हुआ और रेडियल वॉल में भी हुआ, लेकिन कैलोस का डिपोजिशन ओनली रेडियल वॉल में हुआ। ये बात समझ पा रहे हो सर? अरे रेडियल ही तो है, ये सेंटर और ये रेडियस। तो समझ में आ रहा है रेडियल कौन सी है? तो रेडियल वॉल में तो सिर्फ कैलोस का हुआ, लेकिन अल्फा सेलुलोज का दोनों तरफ हुआ। मेनली अल्फा सेलुलोज का होता है, अल्फा सेलुलोज हाइग्रोस्कोपिक होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये ब्लैक कलर से अल्फा सेलुलोज का फाइबर्स का डिपोजिशन। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कैलोस का नहीं होता, कैलोस का भी होता, लेकिन दिखा नहीं रहा है। बाहर दिखा दिया मैंने एक सेल को बाहर निकाल के। अल्फा सेलुलोज जो फाइबर्स है वो फाइबर है, फाइबर जैसा है, फाइबर ही तो है। क्लियर? तो इसलिए एंडोथीसियम को फाइबर लेयर भी बोला जाता है, फाइबर्स भी बोला जाता है, फाइबर्स लेयर भी। अब ढंग से सुनना, ये यहां पर है स्ट्रोमियम, ये अंदर की तरफ, ये कहां से, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम में जो एंडोथीसियम की लेयर है उसके अंदर न अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है न कैलोस का। कहां पर? स्ट्रोमियम पे। जैसे स्ट्रोमियम निकल जाता है तो एंडोथीसियम में वापस डिपोजिट होने लग जाता है, किसका? अल्फा सेलुलोज और कैलोस का, अल्फा सेलुलोज और कैलोस का। तो याद रखना अभी कि स्ट्रोमियम रीजन वाले के अंदर सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन नहीं होता है, कैलोस का डिपोजिशन नहीं होता है। तो बताइए एंडोथीसियम में सबसे पतली थिन सेल वॉल कहां दिखाई देगी?
स्ट्रोमियम रीजन वाले में या थीका के आसपास, कोलन से के आसपास, स्ट्रोमियम रीजन के आसपास। तो सबसे कमजोर भी कहां होगी? स्ट्रोमियम रीजन के आसपास। क्लियर बेटा? तो ये हो गए। उसके बाद हमें मिलती है मिडिल लेयर। ये रही मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो मल्टी लेयर होती है। सिंगल लेयर भी हो सकती है, लेकिन 1 2 3 लेयर मिल सकती है। ये मल्टी लेयर भी मिल सकती है। ये रही मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देना। प्रोटेक्शन का काम तो सभी लेयर करेगी, लेकिन मेनली एपिडर्मिस करेगी। मिडिल लेयर में फूड प्रिपेयर करती है, और ये फूड प्रिपेयर करके टैपेटम को दे देती है। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। कितनी लेयर होती है? 1 2 3 लेयर हो सकती है मिडिल लेयर, जो रेड कलर की बनाई है। मैंने 2 लेयर बनाई, लेकिन 1 2 3 हो सकती है। उसके बाद यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है टैपेटम। टैपेटम सिंगल लेयर होती है। टैपेटम सिंगल लेयर होती है। टैपेटम का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन देना। अगर तुमसे जब भी पूछा जाए कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मेन वर्क करती है, तो आंसर जाएगा टैपेटम। करने में तो मिडिल लेयर और टैपेटम दोनों करती है, लेकिन मेनली करता है कौन? टैपेटम। किसको न्यूट्रिशन देती है? यहां बनने वाले जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन है, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है कौन? टैपेटम। मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लेके भी देने का काम करती है कौन? टैपेटम। किसको? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे जाके डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्लियर बेटा? मतलब इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, और उसकी सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को तुम बोल सकते हो क्या? अरे मदर सेल क्यों बोला? क्योंकि मदर है किसकी? माइक्रोस्पोर की। यही माइक्रोस्पोर आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? मियोसिस से। हम क्या पढ़ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? हम क्या पढ़ रहे हैं? जिम्नो या एंजियो? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लोइड या डिप्लोइड? डिप्लोइड है। तो बताइए माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी होगी? डिप्लोइड होगी। डिप्लोइड में मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे? हैप्लोइड बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्या बोलेंगे इनको? टेट्राड। बहुत बढ़िया। कौन सा मियोसिस है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, स्पोरिक मियोसिस। बहुत बढ़िया बेटा, स्पोरिक मियोसिस। मुझे बताइए ये टेपेटम कैसी है? एपिडर्मिस कैसी है? डिप्लोइड या हैप्लोइड? एपिडर्मिस कैसी है? डिप्लोइड। एंडोथीसियम कैसी है? डिप्लोइड। मिडिल लेयर कैसी है? डिप्लोइड। टेपिटम कैसी है? डिप्लोइड। अरे सर आप ऐसे बकवास क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? एंजियोस्पर्म की तो मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लोइड है। एंजियोस्पर्म की तो पूरी मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लोइड है, तो सर डिप्लोइड ही होगा। अरे बात समझ पा रहे हो मेरी? तो मुझे बताइए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जो प्रेजेंट है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही आगे जाके माइक्रोस्पोर बनेगी। स्पोरेंजियम को कवर कर रही है टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। ऐसी कितनी स्पोरेंजिया मिलेगी? ऐसी कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी बेटा? 4। 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे हम? टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रास्पोरेंजिया। एक लोब्ड में कितनी मिलेगी? 2। कितने थीका मिलेंगे एक लोड में? 2। तो क्या बोलेंगे? डाइथिकस। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं टैपेटम की। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टैपेटम।
टैपेटम को अलग से हम डिटेल में स्टडी करते हैं। टैपेटम, अगर हम टैपेटम की बात करें तो मैंने एक टैपेटम सेल को निकाला, ये एक टैपेटम सेल है। स्टार्टिंग में जो माइक्रोस्पोरेंजियम ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है, स्टार्टिंग में है। हाँ अभी मालवेसी छोड़ो बेटा, इधर आओ। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, स्टार्टिंग में टैपेटम सेल की बात करें, स्टार्टिंग में तो ये स्टार्टिंग में जो सेल्स होती है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब इनके अंदर कितना न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस, और सिंपल डिप्लॉयड है। कैसी है ये, डिप्लॉयड है। लेकिन इन सेल में आगे जाके जैसे जैसे माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बना देते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन ग्रेन बना देते हैं, आगे डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस केस में उसमें होने लग जाता है जाना पहचाना अल्बेलासा डिवीजन, जिसका नाम है एपेंडी। फुल फॉर्म मुझे नहीं आती, मैं तो भूल गया मैं फुल फॉर्म बोल गया। फुल फॉर्म क्या है इसकी, याद ही नहीं आ रही मुझे फुल फॉर्म क्या है भाई, बताओ। अरे एफ का फ्री तो समझ में आ गया, एन क्या है, न्यूक्लियर। डी का मतलब क्या है, डिवीजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है फुल फॉर्म, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफएनडी। क्या हम पढ़ चुके हैं क्या ये, क्या मैंने कभी नाम लिया था इसका? यस। प्री न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का नहीं होगा। तो बताइए कैसी कंडीशन आ गई है अब, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो स्टार्टिंग में तो टैपेटम सिंगल न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल थी, लेकिन अब बाद में कैसी आ गई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब पॉलीप्लोइड ही नहीं रहे, अभी मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात कर रहे हैं, दिमाग मत लगाओ रहे भाई। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, कैसी कंडीशन आ गई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनने का रीजन क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सी सेल की बात कर रहे हैं हम, टैपेटम। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, टैपेटम की बात कर रहे हैं, टैपेटम। एंडोस्पर्म नहीं रहे, टैपेटम की बात कर। अब हमने यहां से एक न्यूक्लियस को बाहर निकाला, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर अभी क्रोमोसोम जो कंडीशन है वो डिप्लॉयड कंडीशन है। इस न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है एंडोमाइटोसिस। अरे क्या लिख दिया मैंने, क्या ये लिख के कोई गुनाह कर दिया क्या? अरे एंडोमाइटोसिस कभी नाम नहीं सुना क्या हमने? सुना है, एंडोमाइटोसिस हमने नाम सुना है। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है, क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, क्या न्यूक्लियस का डिवीजन, क्या क्रोमोसोम का डिवीजन? यस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस का नंबर भी वही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम का सेट बढ़ता जाएगा। पहले मान ली 2 सेट थे, तो अब 4 सेट हो जाएंगे, 2n से 4n, 4n से 8n। तो बताइए ये कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, पॉलीप्लोइडी। क्या ये एक ही न्यूक्लियस में होगा या सभी न्यूक्लियस में होगा? सभी न्यूक्लियस में होगा, सभी न्यूक्लियस में होगा, सभी न्यूक्लियस में होगा। सब किसके न्यूक्लियस में, टैपेटम में। तो टैपेटम के अंदर हमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी देखने को मिलते हैं, और साथ में हमें एंडोमाइटोसिस भी देखने को मिलता है।
इसलिए वहां पर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिलती है और साथ में हमें पॉलीप्लोइडी भी देखने को मिलती है। टैपेटम का ये यूनिक करेक्टर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलना और पॉलीप्लोइडी कंडीशन मिलना, लेकिन इन दोनों के अलग अलग रीजन है। बात क्लियर है? सुनना, इसके मिलने से क्या फायदा, मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लोइडी होने के क्या फायदे हैं? अरे क्या फायदा है, एडवांटेज क्या? देखो, टैपेटम है न्यूट्रिशन लेयर, न्यूट्रिशन बनाना है, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब डीएनए। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ज्यादा तो डीएनए ज्यादा, और क्रोमोजोम का सेट ज्यादा तो न्यूट्रिशन ज्यादा। तो पॉलीप्लोइडी और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने से डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया तो न्यूट्रिशन बनाने की अमाउंट भी बढ़ गया है, तो न्यूट्रिशन ज्यादा बनेगा, तो न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा माइक्रोस्पोर को, तो बढ़िया पोलन ग्रेन डेवलप होंगे। क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। ऑडियो आ रहा? ठीक है, ये लाइन हमने पूरी पढ़ ली है बेटा डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं ना, एक बात मेरी बात सुन लो भाई, एक स्टूडेंट का डाउट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये डायग्राम जो बने हैं, इसके अलावा मैंने यही डायग्राम यहाँ बनाया, इन्हीं लाइनों को यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो मैं हर लाइन को लगभग हर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी क्लास के अंदर आदत है कि जो थ्योरी होती है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम जल्दी याद रहता है, पिक्चर ज्यादा याद रहती है कंपेयर टू ऑडियो के। समझ पा रहे हो? तो जो लिखा हुआ है इससे ज्यादा याद रहेगा पिक्चर, तो मैं पिक्चर बनाया करता हूँ, डायग्राम बनाया करता हूँ। अब स्टूडेंट की दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 पेज है, अब इस 1 पेज को एक्सप्लेन किया मैंने, इस 1 पेज को एक्सप्लेन किया इस वाले पेज से, थोड़ा बहुत इसमें भी आ गया। समझ पा रहे हो? तो अब कितने पेज हो गए अपने पास? थ्री पेज हो गए। 1 पेज का मैटर अपने कितने पेज में चला गया? 3 पेज में चला गया। अब मान लीजिए मैंने 10 स्लाइड पढ़ाई आज, तो तुम्हें कितनी स्लाइड दिखाई देगी? 30 स्लाइड, 30। तो स्टूडेंट बोलता है सर 30 स्लाइड पढ़ा रहे हो आप, सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। अरे भाई, कंटेंट कम है, डायग्राम है वो, समझने की कोशिश किया करो यार, साइंस के स्टूडेंट हो तो। मेरे पास ये आया कि सर आप 30 स्लाइड पढ़ा रहे हो, सर 22 स्लाइड पढ़ा रहे हो। अरे भाई, समझने की कोशिश करो, एक स्लाइड को 3 स्लाइड में लिखोगे, 2 स्लाइड में लिखोगे, तो कंटेंट तो बढ़ेगा ना, कंटेंट तो वही है, स्लाइड का नंबर बड़ा है। क्लियर बेटा? बाकी समझदार को इशारा काफी है। चलिए, ये बातें हम कर चुके हैं, एपिडर्मिस की बात हमने कर ली है, वही डायग्राम है, अलग से कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, यही डायग्राम हमने बता दिया है, रेडियल वॉल, प्रोटेक्टिव डिआइसेंस, मिडिल लेयर बता दी है हमने। ठीक है, एपीमेरल भी बोला जाता है। एपीमेरल क्यों बोला जाता है, ये पॉइंट रह गया अपना। देखिए क्या होता है कि अभी तो तुम्हें एपिडर्मिस सॉरी मिडिल लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ये माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर धीरे धीरे पोलन सेक बनाने लग जाएंगे, सॉरी पोलन ग्रेन बनाने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर मिडिल लेयर अपना न्यूट्रिशन देके टेपिटम को खत्म हो जाती है। तो मिडिल लेयर क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए आती है, शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहती है, शॉर्ट टाइम लाइव होती है, इसलिए इसको बोला गया इम्पीमेरल। इम्पीमेरल जो वर्ड होता है वो शॉर्ट लाइफ के लिए आता है। ठीक है, तो मैच्योर एंकर के अंदर हमें मिडिल लेयर नहीं मिलती। एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टेपिटम हमने बता दिया। ठीक है, अब टेपिटम के फंक्शन करते हैं, हम टेपिटम में रुके हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर टेपिटम। तो अब तक हमने टेपिटम की 2 प्रॉपर्टी देख ली है, पॉलीप्लोइडी और मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब हम देख रहे हैं फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर को, तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन टेपिटम, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेयर, थर्ड ऑप्शन बोथ। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ। बोथ। लेकिन अगर मिडिल लेयर और टेपिटम दोनों है, बोथ ऑप्शन नहीं है, तो टेपिटम जाएगा। टेपिटम जाएगा। क्लियर है? तो पहला काम न्यूट्रिशन। सेकंड, अगर हम इसकी बात करें, यस, अगर हम बात करें तो ये एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है और साथ में हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। एंजाइम में हमें नाम याद रखना है। एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम कैलोज को डिग्रेड करता है, डिजनरेट करता है, डिजोल्व करता है कैलोज को। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है कैलेज। किसने सीक्रेट किया है? टेपिटम। आगे काम आएगा बेटा। क्लियर है? टेपिटम। टेपिटम की बातें चल रही है भाई, यूट्यूब में मत जाओगे। टेपिटम फोर्थ इंपोर्टेंट है। ये यूबिस बॉडी का सिक्रेशन भी करता है। ये यूबिस बॉडी का सिक्रेशन भी करता है। किसका करता है बेटा? यूबिस बॉडी का सिक्रेशन भी करता है। कौन करता है? कौन करता है बेटा? यस। क्या वीडियो बार बार जा रहा है क्या? आज वीडियो गया है क्या? अब ठीक है? ठीक है। अगर हम यूबिस बॉडी की बात करें, यूबिस बॉडी क्या है? टेपिटम क्या होता है कि ये रहा माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर कहां बना? ढंग से समझना बेटा, ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर कहां बना? टेपिटम के अंदर की तरफ। अब टेपिटम छोटे छोटे पैकेट, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के पैकेट छोड़ती जाती है और ये धीरे धीरे माइक्रोस्पोर में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ये जो पैकेट है, इन्हीं को बोला है यूबिस बॉडी। ये जो पैकेट है, इन्हीं को हमने बोला है यूबिस बॉडी। समझ पा रहे हो? ये माइक्रोस्पोर है। इनमें यूबिस बॉडी, यूबिस आएगा, यूबिस बॉडी छोटे छोटे पैकेट छोड़ते जाते हैं और डिपॉजिट होते जाते हैं। और इन पैकेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट लिपिड भरा होता है और एक लिपिड नेचर का एक कंपाउंड है, जाना पहचाना, जो सबसे फेमस है, क्वेश्चन आया है, स्पोरोपोलिनिन। मेरे साथ बोलिए, स्पोरोपोलिनिन। एक बार और बोलिए, स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन यूबिस बॉडी के अंदर जो पैकेट है उनके अंदर भर भर के होता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है यूबिस बॉडी के अंदर स्पोरोपोलिनिन। अब धीरे धीरे यूबिस बॉडी डिपॉजिट हो गई है। यूबिस बॉडी का डिपॉजिट होना मेनली मतलब क्या? डिपॉजिट होना स्पोरोपोलिनिन। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होते जाते हैं और इन्हीं को हम बोलने लग जाते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है उसका नाम है एक्साइन। और ये जो एक्साइन बनी है, ये बनी है यूबिस बॉडी ने बनाई है। और यूबिस बॉडी के अंदर मेनली था क्या? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के लिपिड नेचर का कंपाउंड है। कौन सी नेचर का कंपाउंड है? लिपिड नेचर का। ये ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसा कंपाउंड है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायो, अरे बात समझ पा रहे हो? लेकिन मतलब अभी तक, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर दे?
डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हार्ड है, हार्ड मटेरियल है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर भी ये डिग्रेड नहीं होगा। और ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है कैरोटीन का। तो मैंने क्या क्या बता दिया तुम्हें, स्पोरोफिल हार्ड मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लिपिड नेचर का है, पॉलीमर है किसका, कैरोटीन का। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम के थ्रू या हाई प्रेशर पर भी डिग्रेड नहीं होगा। तो हमें जहां पर हम खोदते हैं अर्थ को, अगर हम अंदर की तरफ जाएं, या जो पेट्रोलियम वाले जो पेट्रोल को डिस्कवर करते हैं वो अर्थ के अंदर खोजते हैं वहां पर कि कहां पर मिलेगा, कहां सर्च करते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी ऐसे कर रहे, खुदाई करते जा रहे हैं, सर्च करते जा रहे हैं, तो उनको अगर अर्थ में मिलने लग जाए स्पोरोपोलिन, मिलने लग जाए उनको पोलन ग्रेन, मिलने लग जाए पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्यों मिल रहे हैं भाई? पोलन ग्रेन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो उसकी एक्साइन, उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की। तो 1000 साल बाद भी, 1000 ईयर के बाद भी वहां पर अभी भी पोलन ग्रेन पड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर का पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन पोलन ग्रेन का जो स्पोरोपोलिन है वो अभी भी दिखाई देगा। तो जैसे स्पोरोपोलिन मिलना स्टार्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों मिलना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होता बहुत सालों तक। तो हमें जो फोजिल फॉर्म में जो हमें मिलते हैं वो पोलन ग्रेन मिलते हैं, क्योंकि उनके पास स्पोरोपोलिन होता है। ये मिलने पर पेट्रोलियम वाले खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं अच्छा यहाँ प्लांट थे पहले बहुत सारे, इसलिए पोलन ग्रेन मिल रहे हैं, और ज्यादा खोदो तो प्लांट से हमें डीजल, पेट्रोल, ऑयल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें प्लांट का जो फोजिल फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है, जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो होता है कौन? पोलन ग्रेन। क्यों होता है? क्योंकि एग्जाइन मिलती है। अब पोलन ग्रेन जरूरी नहीं कि पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही पोलन ग्रेन मिले, उसका सिर्फ एग्जाइन पार्ट मिलेगा, बाकी पार्ट तो डिग्रेड हो चुका होता है। क्लियर बेटा? तो ये है एक पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एक्साइन, और इनर कवरिंग को हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, क्लियर बेटा? यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर ठीक है। और ये इंटाइन है ना, और यहाँ पर तुम्हें जो पोर लाइक स्ट्रक्चर थी ना, मैं इंटाइन को यहाँ से नहीं, यहाँ से शो करता हूँ, नहीं तो तुम दिक्कत करोगे। ये तुम्हें जो पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, आगे जाके इसी जर्म पोर से निकलेगी पोलन ट्यूब, वो बात की बात। जर्म पोर, पोलन ट्यूब यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि धीरे धीरे स्पोरोपोलिन बनाने का काम कौन कर रहा है? टेपेटम कर रहा है, यूबीज बॉडी के थ्रू कर रहा है। स्पोरोपोलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लिपिड नेचर का है, पॉलीमर है कैरोटीन का। ये हमें फोजिल फॉर्म में मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोलन ग्रेन लिविंग स्टेज में मिले, नॉन लिविंग मतलब डेड स्टेज में मिल सकता है। ठीक है, नॉन वाइबिलिटी स्टेज में मिल सकता है। एक अच्छा वर्ड आया अभी किसी स्टूडेंट ने बोला, नॉन वाइबिलिटी मतलब जो लिविंग नहीं है वो आगे जाके जर्मिनेट नहीं कर सकता। क्लियर बेटा? मतलब ये टेपिटम का फंक्शन है। और फंक्शन की बात करते हैं, इधर देखिए, तो थर्ड नंबर का है, तो फोर्थ नंबर का देखिए। जो टेपिटम है, ये टेपिटम मान लीजिए पोलन ग्रेन बन गया। ये पोलन ग्रेन की कौन सी लेयर है भैया? इंटाइन। और जो स्पोरोपोलिन से बनी है वो कौन सी लेयर है? जो स्पोरोपोलिन से बनी है वो कौन सी लेयर है भैया? एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी है? बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या नाम है उसका? स्पोरोपोलिन। ये अपने टीथ का जो इनेमल है ना, इनेमल, टीथ में इनेमल होता है, उससे भी हार्डेस्ट है। और ये जम पोर है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर टेपेटम एक एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर बनाती है, एक एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर बनाती है। ये एक्स्ट्रा स्टिकी लेयर को हम बोलते हैं पोलन किट।
ये पोलन किट जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। इंसेक्ट आएगा तभी पोलन ग्रेन को लेके जाएगा, जब भी पोलिनेशन होगा। तो कुछ प्लांट के अंदर पोलन किट बनाने का काम भी करती है कौन? टैपेटा, ताकि पोलिनेशन में हेल्प हो। तो पोलिनेशन में हेल्प करने का भी काम कर रही है कौन? टैपेटा। क्लियर बताया था? तो हम पढ़ चुके हैं, कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, साथ में इसको पोलिन बना रही है और साथ में पोलन किट का फॉर्मेशन भी कर रही है कौन? टैपेटा। प्रोवाइड न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी और डेवलपिंग पोलन ग्रेन को भी, मतलब माइक्रोस्पोर को भी। ठीक है। सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंजाइम हार्मोन्स स्पोरोपोलिन पोलन किट। फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी ही आगे जाके स्पोरोपोलिन का लेयर बनाएगी। क्लियर बताया था? पोलन किट से डाउट आया तो पोलन किट क्या होता है? एक कैरोटिनॉइड्स टाइप का ही होता है और लिपिड नेचर का कैरोटिनॉइड का स्टिकी लेयर होती है, तो आसपास डिपॉजिट हो जाती है किसके? पोलन ग्रेन के। अब इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट से पोलन ग्रेन को चिपकाने का काम भी और साथ में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम भी करता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी होता है। तो इंसेक्ट लालच से आता है और उसके चिपक जाता है। क्लियर बताया? क्लियर है बेटा? पोलन ग्रेन अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए पोलन चाहिए इसको। चलिए ये बातें हो गई है, यहां तक क्लियर बेटा? ये हमने एंथर का स्ट्रक्चर देख लिया, ये हमने एंथर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखिए एंथर का स्ट्रक्चर हम देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा एंथर ऐसा होता है एंथर। ठीक है, हमने देखा एंथर ऐसा होता है। एंथर के अंदर क्या क्या होता है एक बार समराइज कर देता हूं। एंथर का अंदर हमने टीएस कट किया तो हमें 4 लेयर दिखाई दी। 4 लेयर के अंदर स्पोरेंजिनस टिश्यू है, जिसके अंदर हर सेल को हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएगी, इन्हीं माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बोल देंगे और इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर जो स्पोरेंजियम दिख रही है, स्पोरेंजियम की लेयर हमने पढ़ ली, स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है वो भी देख लिया। लेकिन स्टूडेंट अब स्टूडेंट एनसीईआरटी तुमसे बोल रही है कि स्टूडेंट को ये भी समझाओ कि ये बना कैसे है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये लेयर ये कैसे फॉर्म हुई है वो भी बताओ। तो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब तो एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एंडोस्टियम को स्टडी कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर कैसे बना, एंथर कैसे बना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक पेज नंबर बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको डबल बार लिख रहा हूं मैं ना, लिखते वक्त समझ में आएगा क्योंकि बोर्ड वर्क हो रहा है। अगर बोर्ड वर्क नहीं होगा तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, फास्ट चल रहा है ना। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी शक्लों में सब लिखा हुआ है ना। तो पेज नंबर मत गिना करो भाई, पेज मत गिनो, पेज गिनोगे तो फिर मैं डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ा दूंगा। 10 स्लाइड का रोज 10 स्लाइड में खत्म हो जाएगा चैप्टर टाइम पर, तो स्लाइड मत गिनना भाई। हाँ, स्लाइड गिना तो गड़बड़ हुआ। इधर देखिए, अब हम एंथर का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है एंथर का, ये फिलामेंट है। प्रोक्सिमल डिस्टल पार्ट जानते ही हो। डिस्टल पार्ट के अंदर मेरिस्मेटिक सेल्स होती है और एक ग्रुप बना देती है और धीरे धीरे ये मेरिस्मेटिक सेल बोला भाई, माइंड में क्या आया? कंटिन्यू डिवीजन या डिवीजन नहीं, डिवीजन। और ये मेरिस्मेटिक सेल लेयर आपस में इसके आउटर में एक लेयर बना देती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और अंदर भरी हुई है मेरिस्मेटिक सेल्स। कुछ समय बाद ही, कुछ देर बाद ही ये स्ट्रक्चर जो है
ये टेट्रागोनल हो जाता है। मतलब अगर इसको कट करके देखेंगे तो टेट्रागोनल हो जाएगा। टेट्रागोनल हो जाएगा। टेट्रागोनल, 4 कॉर्नर है तो टेट्रागोनल हो गया। अब इसमें मैरिस्मेटिक सेल्स है, पूरे में मैरिस्मेटिक सेल्स है, ये मैरिस्मेटिक सेल्स है। ये मैरिस्मेटिक सेल्स है, बीच में ये कनेक्टिव है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की नीचे की लेयर को हम क्या बोले, नीचे वाली सेल को हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मल सेल। तो इनके अंदर जो कॉर्नर की सेल है, जो एपिडर्मिस के नीचे है, जिनको बोला हाइपोडर्मल सेल, वो बाकी मेरिस्मेटिक सेल से थोड़ी अलग हो जाती है। उनका साइटोप्लाज्म थोड़ा ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। और उन सेल को हम बोलने लग जाते हैं आर्किस्पोरियल सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल हाइपोडर्मल सेल है। हाइपोडर्मल क्यों बोला, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे है। कॉर्नर की सेल है जो थोड़ी अलग हो गई है बाकी मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। ये है तो अभी भी मेरिस्मेटिक, लेकिन बाकी उससे अलग हो गई है। और इन्हीं सेल को हमने बोल दिया आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल तुम्हें कितनी दिखाई दे रही है, यहां पर 4। कितनी दिखाई दे रही है, 4। अब सुनना, 4 दिखाई दे रही है। अब एंथर जो है वो 3D में है। एंथर जो है वो कैसा है, 3D में। समझ पा रहे हो, ऐसे पूरा का पूरा एंथर है। अरे समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, एंथर ऐसे डस्टर नहीं है, डस्टर से ज्यादा समझ में आता है। चलिए इससे समझाता हूँ। ये जो है ये एंथर है, समझ पा रहे हो। टेट्रागोनल है, 4 कॉर्नर है इसके। कितने कॉर्नर है इसके, 4। 4 कॉर्नर है। इस कॉर्नर पे भी आर्किस्पोरल, टीएस कट किया तो इस कॉर्नर पे भी तुम्हें आर्किस्पोरल सेल दिखाई देगी। इस कॉर्नर पे भी जैसे टीएस कट किया, इसका टीएस कट किया तुम्हें तो टेट्रागोनल दिखाई देगा। तो इस कॉर्नर पर भी तुम्हें दिखाई देगा, इस कॉर्नर पे भी दिखाई देगा, इस कॉर्नर पे दिखाई देगा, इस कॉर्नर पे दिखाई देगा। तो कितनी सेल दिखाई दे रही है अभी, अरे बॉल हो रहा है यार, कितनी सेल है, 4। लेकिन ढंग से सुनो, ये तो ट्रांसफर्स में दिख रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट 4 है क्या, नहीं। इस कॉर्नर में नीचे तक, इस कॉर्नर में भी नीचे तक, इस कॉर्नर में भी नीचे तक, इस कॉर्नर में भी नीचे तक। तो क्या 4 सेल है क्या एग्जैक्ट, नहीं, 4 सेल नहीं है। पूरी की पूरी लाइन है, पूरी की पूरी लाइन है, पूरी की पूरी लाइन है। समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक एंकर है, समझ पा रहे हो। अब इसको टच कट किया तो तुम्हें 4 कॉर्नर पर 4 सेल दिख रही है, लेकिन हर कॉर्नर पर लाइन, हर कॉर्नर पर लाइन, हर कॉर्नर पर लाइन, हर कॉर्नर पर लाइन। तो क्या आर्किस्पोरल सेल 1 2 3 8 7 8 है, 9 10 है, या मैनी मैनी है, मैनी सेल है भाई, मैनी सेल है, मैनी आर्किस्पोरल सेल है। हर कॉर्नर पर मैनी आर्किस्पोरल सेल है। क्लियर है। अब इन आर्किस्पोरल सेल के अंदर, इन आर्किस्पोरल सेल के अंदर होगा डिवीजन। आराम से समझना बेटा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, जाना पहचाना, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन, क्या ये नाम मैंने कभी सुना है क्या, क्या मुझे आता है क्या ये पेरिक्लाइनल डिवीजन, यस। क्या पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से 2 सेल बन गई,
डिवीजन होगा तो 2 सेल तो बनेगी सही, 2 सेल तो बनेगी सही। तो पहली सेल जो यहाँ पर बनी है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की तरफ जो सेल बनी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो 2 सेल बन गए अपने पास। कैसे? डायग्राम से समझते हैं। ये अपने पास धीरे धीरे अंतर बनता जा रहा है, वो ट्राइगोनल होता जा रहा है। इसके अंदर ये मेरिस्मेटिक सेल्स है, सब जगह मेरिस्मेटिक सेल्स। लेकिन कुछ मेरिस्मेटिक सेल जो कॉर्नर की डर्मिस के नीचे की मेरिस्मेटिक सेल्स है, वो थोड़ी अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, और उन्हीं सेल को हमने बोला था आर्किस्पोरल सेल। अब आर्किस्पोरल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। डायग्राम बना रहा हूं, अच्छा समझ में आएगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो एक सेल से कितनी बन गई? 2। पेरिक्लाइनल है, सॉरी पेरिक्लाइनल। लेयर बढ़ेगी भाई। अरे फीलिंग आ रही है क्या? मुझे यहाँ पेरिक्लाइनल समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये आर्किस्पोरल सेल है, एक सेल अंदर एक सेल बाहर। जो बाहर वाली सेल है वो प्राइमरी पैराइटल है, और जो अंदर वाली सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। ऐसा क्या एक ही कॉर्नर में होगा या 4 कॉर्नर पे हो गए? 4 कॉर्नर। अरे बात समझ पा रहे हो? ये समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है, इसी को आगे जाके हम बोलने लग जाते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर सभी तरह के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल, ऑल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लाइनल प्लस डिवीजन, तो लेंथ भी बढ़ती है और लेयर भी बढ़ती है। तो ऐसे डिवीजन होते जाते हैं पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, और लगभग 3 to 5 लेयर फॉर्म हो जाती है। 3 to 5 लेयर फॉर्म हो जाती है, और ये 3 to 5 लेयर फॉर्म हो जाती है। और तुम जानते हो कौन कौन सी लेयर? कौन कौन सी लेयर? पहली है कौन सी? एंडोथीसियम। फिर आएगी कौन सी? मिडिल लेयर। फिर आएगी कौन सी? टैपेटम। अब सुनो जल्द से, 3 to 5 क्यों बोला? अगर 1 है तो कितनी हुई? 3। 1 और 3 और 1 तो कितनी हो गई? 5। हम जानते हैं मिडिल लेयर 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। अरे समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ पर क्या रेंज लिखी है? 3 to 5, क्योंकि ये 1 2 3 हो सकती है। अरे बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम बनाने का काम किसने किया? प्राइमरी पैरामेटल सेल ने। बाहर वाली सेल ने। अंदर वाली सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे जाके होगा क्या? मियोसिस। और क्या बन जाएगा? स्पोर। कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर। कितने बनेंगे? एक में डिवीजन होगा तो 4, लेकिन क्या एक ही होगी? यहाँ पर बहुत सारी, पहले इसमें डिवीजन हो गए फिर उससे बनेंगे बहुत सारे। अरे बात समझ पा रहे हो? अरे बात समझ पा रहे हो? एपिडर्मिस पहले आ चुकी है बेटा, कनक दिमाग लगाया करो, एपिडर्मिस पहले आ गई बेटा। अरे बात समझ पा रहे हो? ये तो ये हमने देखा एंथर डेवलप हो रहा है, एपिडर्मिस पहले आ गई है, मेरिस्मेटिक सेल आ गई है, डी डिफरेंशिएशन हुआ, आइक्रोस्कोप थोड़ा सा अलग हुआ, फिर डिवीजन हुआ। ये डी डिफरेंशिएशन का मतलब पूरा परमानेंट में कन्वर्ट नहीं होना, थोड़ा सा अलग हुआ। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल, फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल से बहुत सारी स्पोरोजिनस टिश्यू बना, और टिश्यू से बनाए माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई और इससे बन जाएगा माइक्रोस्पोर। अब प्राइमरी पैराइटल से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम।
क्लियर बेटा आंसर? ये जो स्पोरेंजिनेट टिश्यू लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना बहुत सारी, वही तो क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। जो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज इक्वल टू स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर है? अब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट आएगा डिफरेंशिएशन। भाई वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं है ये जो हमने पढ़ा था। यहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि मेरिस्मेटिक सेल परमानेंट में कन्वर्ट होगी। समझ पा रहे हो? यहाँ मेरिस्मेटिक सेल आर्किस्पोरियल सेल बना रही है, मतलब डिफरेंशिएट होला, मतलब उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा ज्यादा हो गया है, न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, बस इतना सा डिफरेंशिएशन है। क्लियर बताया था? और हम जानते हैं आर्किस्पोरियल सेल क्या एक दो है या बहुत सारी है? बहुत सारी है, चारों कॉर्नर पे है। इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर, बहुत सारी है। और समझ पा रहे हो? क्लियर बताया था? ये डायग्राम है, इधर देखिए। टीएस डेवलप होता हुआ एंटर, सबसे बाहर एपिडर्मिस, अंदर मेरिस्मेटिक सेल है। आर्किस्पोरल सेल स्पेशलाइज्ड हो गई, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा खासा हो गया है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो कोर कैम्बियम भी बनाती है, याद है हमें। और धीरे धीरे ये हम जानते हैं कि पैराइटल डिवीजन बाहर की तरफ जो बनेगी वो पैराइटल सेल बनेगी, जिनमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों डिवीजन होंगे। अंदर की तरफ जो बनेगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होगी, उसके अंदर डिवीजन होंगे, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाएगा। क्लियर बताएंगे? और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो देखिए, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड फ्रॉम द फोर वैक्यूलेटेड माइक्रोस्पोर। मेयोटिक डिवीजन ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्रा। The process of formation of microspore for provolone mother cells is called to sporogenesis. Microsporogenesis. Sporogenesis is a group of the completely arranged of homogeneous cell, और ये homogeneous cell का नाम क्या है? Microspore mother cell. क्लियर बताएं? यहां तक क्लियर है? 1 मिनट है, पानी वानी पी लो। यहां तक कोई डाउट है? इस टॉपिक से रिलेटेड भाई कुछ भी मत पूछ लेना ना, टोटिपोटेंसी सर इसमें क्या डिफरेंस है, आने दो तो भाई, कुछ भी पूछे जा रहे हो। हाँ ये भी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही अभी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है भाई ये? स्टोमियम को ना आपने इंग्लिश में क्या बोला? बेटा स्टोमियम को इंग्लिश में स्टोमियम ही है। श्रुति इंग्लिश का इंग्लिश ही है वो स्टोमियम। क्लियर बेटा, आगे चले। कोई बात नहीं, डीआई सेंस में समझेंगे बेटा स्टोमियम। इधर देखिए, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये समझ में आ गया ना डेवलपमेंट कैसे हुआ? ठीक है, धीरे धीरे आगे जाके ये कैसे बन जाएगा। ये कौन सी लेयर? एपिडर्मिस। फिर कौन सी आ गई? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद कौन सी आ गई बेटा? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद कौन सी आ गई? एपिटम। एपिटम के बाद यहाँ पर जो टिश्यू मिल रही है, जो सेल्स मिल रही है, उन सेल का नाम? अरे क्लियर है? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोथीसियम, फिर आ गया मिडिल लेयर, फिर आगे कौन? टैपिटम। ये मैच्योर एंटर हो गया। अगर इसको तुम ऐसे देखोगे नॉर्मल, तो ऐसे दिखाई देगा आप तुम्हें। ठीक है, बन गया ना एंटर? इसकी स्टडी तो हम कर चुके हैं ना। अरे मैच्योर एंटर की तो स्टडी कर चुके हैं ना हम।
ठीक है, चलिए यहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस। बताइए, मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लोइड या डिप्लोइड? हैप्लोइड या डिप्लोइड? डिप्लोइड। डिप्लोइड। बताइए, डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बनेगी? 4। ठीक है, हर को हम बोलेंगे, इंडिविजुअल को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर है? 4 माइक्रोस्पोर, इसलिए इनको बोलेंगे हम टेट्राड। ये सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं, इनके आसपास डिपॉजिट होता है कैलोस। तो ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। कौन अटैच करके रख रहा है? कैलोस। अब हमने यहाँ पर जो बनाया ये 4 माइक्रोस्पोर, इसको हटा दो। हमने यहाँ पर जो 4 माइक्रोस्पोर बनाया, इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर ऐसे हैं, सबसे सिंपल वाला 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे आइसोबाइलेटरी। ऐसा अरेंजमेंट हमें मोनोकोट में देखने को मिलता है, मतलब बनते समय ऐसे अरेंज होते हैं। अगर बनते समय ऐसे लीनियर हो तो लीनियर, अगर बनते समय ऐसा टी शेप दिख जाए, टी शेप। क्लियर? अब आता है डेसुक सेट, इसको समझिए बेटा। 1 2 3, ठीक है। अब एक जस्ट इसके पीछे, ये 2 है ना, जो तो तुम 2 दिख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे 1 है, तो टोटल कितने हो गए? जैसे एक इसके पीछे 1 2 3 4, डेकुसेट। अब आता है टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल जानते हो? C4 का स्ट्रक्चर सभी जानते होंगे। याद है? मुझे तो इतना आता नहीं है, तुम्हें तो अच्छी तरह से आता है। एक पीछे जाता हुआ, एक आगे, 3 ऐसे ऊपर, एक आगे साइड में, एक आगे आता हुआ। अरे याद है भाई, टेट्राहाइड्रल जानते हो ना सब? हाँ, तो इधर देखिए 1 2 3, और जस्ट एक इनके पीछे, तीनों के पीछे, 2 के पीछे नहीं, तीनों के पीछे दूर जाता हुआ sp3। वाह, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 ही याद रखने, टेट्राहाइड्रल और आइसोबाइलेटर। टेट्राहाइड्रल जनरल डाइकोट में देखने को मिलता है, आइसोबाइलेटर मोनोकोट में देखने को मिलता है। बाकी इनके याद मत करना, मत करना भाई। क्लियर है? यहाँ तक? नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है अपना ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, जो हमें कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम आंख बोल देते हैं। आंख। अब इसमें समझिए क्या है कहानी। इधर देखिए, इसके अंदर हम जानते हैं कितने लोब होते हैं भाई एंथर में? एंथर में कितने लोब होते हैं? बाइलोब। अब धीरे धीरे मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद इसके अंदर जितने भी पोलन ग्रेन बनेंगे, मैच्योर होने पर जितने भी पोलन ग्रेन बनेंगे, ये जितने भी पोलन ग्रेन बनेंगे, ये सब आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते, एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते, सभी पोलन ग्रेन, एक लोब के जितने भी पोलन ग्रेन है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर किसका बना बेटा? पोलन ग्रेन का। इनके अंदर भरे कौन है?
पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन ने जो बेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने बोला पोलेनियम। यहां पर कितनी पोलेनियम है? 2 पोलेनियम है, इसलिए यहां पर पोलेनियम के लिए जगह वर्ड यूज करेंगे पोलेनिया, क्योंकि 2 है। अरे समझ पा रहे? 2 है तो पोलेनिया, 1 है तो पोलेनिया। तो 2 पोलेनियम है या पोलेनिया है, समझ में आया? अब यहां पर जो बेक है, यहां पर एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, सब मॉडिफिकेशन है ये। और ये स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके एक बटन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हो जाती है, जिसको कार्पस्कुलम बोलते हैं। ये कार्पस्कुलम जो होता है ये थोड़ा स्टिकी होता है, स्टिकी होता है। क्लियर बेटा? यहाँ पे ये पोलेनियम है, ये कार्पस्कुलम हो गया। अब कोई इंसेक्ट आएगा तो इसके पैर से इसके जो अपेंडिज है, इंसेक्ट के जो अपेंडिज है उनमें ये मतलब अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, या फिर बोले हम उसके अंदर कैसे ना कैसे करके वहां पर होल्ड हो जाता है। अब ये जो लेके जाएगा और उसको वहां पर गिरा देगा फीमेल के पास, और वहां गिराते ही ये पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं और सभी फ्लावर को पोलिनेटेड कर देते हैं। क्लियर? और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इंसेक्ट तो बहुत छोटा है और पोलिनियम तो बहुत बड़े हैं, बच्चे की जान ले ली इंसेक्ट की। नहीं, पोलिनियम बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं ढंग से, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटे, बहुत छोटे। समझ पा रहे हो? ये तो बड़ा करके दिखाया। तो ये देखो कार्पस्कुलम है, कोर्डेली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम है, पोलिनियम है। नहीं करना याद, सिर्फ याद रखना है ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स मिलता है कहां पर? कैलोट्रोपिस में। ठीक है। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलिस, पुराने जमाने की क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन माइक्रोसोटिस। लॉन्गेस्ट जो है वो जोस्ट्रा का आगे आएगा। ये लार्जेस्ट स्मॉल है, एक लॉन्गेस्ट होता है बिल्कुल फाइबर जैसा, वो जोस्ट्रा का है। अब बात करते हैं पोलन टेबलेट्स की। देखो पोलन ग्रेन को टेबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं, रशिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आजकल तो यूरोप कंट्री में भी यूज करने लग गए हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन रिच होते हैं पोलन ग्रेन, और इन्हीं पोलन ग्रेन को हम टैबलेट के फॉर्म में यूज करने लग गए हैं, जिनको बी पोलन बोल देते हैं। अगर बी से लिया तो बी पोलन, और किसी से लिया तो किसी और पोलन, और इनको एथलीट यूज किया करते हैं फूड सप्लीमेंट की तरह। क्लियर बताया? तो कितने कैप्सूल है ये? 30। वेट कितना है? ओज, ओज जानते हो? ओज, इसको जानते हो? ओज तुम्हारा होमवर्क है कि 1 ओज में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम नहीं ग्राम। 1 ओज में कितने ग्राम होते हैं? होमवर्क है इतना, बिना मतलब का क्वेश्चन है लेकिन होमवर्क है, स्टूडेंट को याद है अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एरो एलर्जन। इंपॉर्टेंट, ये आउट ऑफ मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरो एलर्जन, एरो एलर्जन की अगर हम बात करें तो फिर हमने देखा होगा किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो उनको हम बोलते हैं एरो एलर्जन। अगर पोलन ग्रेन अगर एलर्जी की फॉर्म एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एरो एलर्जन। डस्ट जैसे ही होते हैं, डस्ट पार्टिकल जैसे ही है पोलन ग्रेन। जैसे साइकोस्पाइनस के जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत सारे होते हैं, जिनको सल्फर सावर बोलते हैं। ऐसे जाते पीले पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के, ऐसे एकदम से गुजरते हैं पूरा, ऐसा हवा के साथ विंड पोलिनेशन होता है, याद है तुम्हें? तो वो भी एलर्जन क्रिएट करते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है कि कुछ नाम दिए गए स्वर्गम एर्गम, याद नहीं करने, याद करना चाहो तो याद कर लेना। पार्थिनियम, पार्थिनियम जो है वो भी एरो एलर्जन है, और इससे ब्रोंकाइल एप्लीकेशन से होते हैं, मतलब ब्रोंकलाइज ना, थोड़ा तो पढ़ोगे तुम अच्छी तरह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। जानते हो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को? है फीवर, ये किसके पोलन ग्रेन से होता है? एम्ब्रोसिया से। तो याद नहीं रखना कि एम्ब्रोसिया से होता है, लेकिन याद रखना कि पोलन ग्रेन के एलर्जी से है फीवर हो सकता है।
बहुत हाई टेम्परेचर का फीवर आता है। पार्थिनियम हम पढ़ ही लिया, कंटामिनेट विद द इंपोर्ट व्हीट एंड बिकम द ubiquitous of occurrence in the colony। याद है ये पार्थिनियम बाहर से आया, तुम्हें तो याद होगा, इकोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने। तो कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से? मतलब हम क्या करते थे, व्हीट बाहर से लेते थे। हरित क्रांति जो ग्रीन इवोल्यूशन है उसके पहले हम बाहर से लेते थे। तो व्हीट के साथ पार्थिनियम आ गया और ये सब जगह फैल गया। यूबिक्यूटस मतलब बहुत जल्दी सब जगह बहुत तेजी के साथ फैल गया। ठीक है। और ये अभी भी पोलन एलर्जी, अरे पोलन एलर्जी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है फार्मर के लिए। फैल जाता है, जहां लगता है वहां फैल जाता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। और ये याद है, इकोलॉजी में पढ़ोगे, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसके आसपास प्लांट को ग्रो नहीं करने देता है। क्लियर बेटा यहाँ पे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइप्रेसी। एलर्जी है तुम्हें, इधर देखो, साइप्रेसी। साइप्रेसी इंपॉर्टेंट, याद करना बेटा, क्वेश्चन आएंगे। नीट में आया या नहीं आया, टेस्ट में आएगा, अगला टेस्ट में। क्या टेस्ट में क्वेश्चन आएगा? हमने देखा कि जनरली जब कुछ नहीं बोला जाए, जब कुछ नहीं बोला जाए, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर साइप्रेसी या साइप्रस प्लांट में बात करें तो वहां पर 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, जो 4 बनते हैं उनमें से 3 तो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। 1 माइक्रोस्पोर फंक्शनल होता है। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी meiotic division, how many meiotic division required for formation of 100 pollen grain? How many meiotic division, meiotic division required for formation of 100 माइक्रोस्पोर लिख दो, माइक्रोस्पोर लिख दो, पोलन ग्रेन मत लिखो, माइक्रोस्पोर। तो आंसर क्या गया? 25। क्योंकि 1 से 4 बने तो 25 से 34। सबका क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, इन साइप्रस, यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आगे लगा दो इन साइप्रस। इन साइप्रस 100 माइक्रोस्पोर रिक्वायर्ड meiotic division for 100 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। तो आंसर क्या जाएगा? 100, क्योंकि 1 से 1 ही बनेगा। बन तो 4 रहे हैं लेकिन फंक्शनल तो 1 ही है। क्लियर बताया आपको? नेक्स्ट है वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इसको समझिए। वाइबिलिटी मतलब जानते हो ना तुम? जिंदा रहना, जर्मिनेशन की पावर, जिंदा रहना, जर्मिनेशन की पावर, वाइबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बीट का, ठीक है, ये बीट का, चलिए तुम एरर बताओगे, एरर, एरर, चलो टाइम नहीं, एरर रहने दो। ये है फिलामेंट और ये है एंथर। यहां पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया और पोलन ग्रेन बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये पोलन ग्रेन यहां आता है, यहां आने के बाद ये जर्मिनेट हो जाता है, पोलन ट्यूब बना लेता है। कौन? पोलन ग्रेन।
जर्मिनेट हो गया, पोलन जर्मिनेशन, इसको बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, इस पोलन ग्रेन के पास 30 मिनट की वायबिलिटी होती है। अगर ये पोलन ग्रेन एंथर से निकला और 30 मिनट के अंदर अंदर इसको पहुंचना होता है स्टिग्मा के पास, अगर ये 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा के पास नहीं पहुंचा तो फिर ये जर्मिनेट नहीं करेगा। मान लीजिए ये कहीं इधर उधर डुल गया, इधर उधर चाहे कहीं बैठ गया, और ये 50 मिनट्स के बाद 50 मिनट के बाद स्टिग्मा में गया, तो फिर वहां पर पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जो वायबिलिटी होती है, जो जर्मिनेशन की पावर होती है एंथर से निकलने के बाद, उसी पावर को हम बोलते हैं वायबिलिटी, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वायबिलिटी। तो वीट के अंदर 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है, मतलब 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये वीट के स्टिग्मा में चला जाना चाहिए ये पोलन ग्रेन। अगर नहीं गया 30 मिनट के अंदर अंदर तो ये फिर वापस कोई मतलब नहीं, इस पोलन ग्रेन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ये जरूरी इतनी होती है, रोज के अंदर तो महीने तक होती है। ये वीट की तो हमने 30 मिनट्स की बात की, रोज के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, महीने तक भी हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है मंथ लॉन्ग वायबिलिटी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, और वीट के अंदर कितनी लिखी है 30 मिनट्स। वायबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है, बिल्कुल ये तो करेगी सही। मान लीजिए ये वीट आया बाहर, और बाहर आते ही मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 30 मिनट भी जिंदा नहीं रहे, 50 मिनट्स में खत्म हो जाए। हो सकता है ह्यूमिडिटी है ही नहीं बाहर, बहुत ड्राई कंडीशन है, तब भी सर्वाइव नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो वायबिलिटी तो जनरल हमने आइडियल कंडीशन में बोला कि 30 मिनट्स है, लेकिन इससे भी कम हो सकती है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। क्लियर बताया था? अरे क्लियर है? यहां से कल स्टार्ट करेंगे पोलन बैग्स। अरे क्लियर है? आज समझ में आया? पढ़ाई करना घर पे जाके भाई, घर पे तो हो ही तुम, स्टडी करो, तो देश भी आजाद हो गया। क्या चाहिए दुनिया में तुम्हें? देश आजाद हो गया, अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ ही सकते हो ना। देश आजाद इतना बड़ा काम हो गया, देश आजाद हो गया तो नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? हो सकता